हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई गोपाल दे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है वो लेकर आए हैं, अवयव मैट्रिक्स। उनका बेसिक को समझेंगे। तो अवयव का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इनके बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर इनके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होता है ये, इनका एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सबको समझेंगे। तो अवयव का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, यानी इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अवयव का मतलब होता है कि संख्याओं को व्यवस्थित करना। मान लेते हैं mn संख्याएं हैं, तो mn वस्तुओं को लेकर, वस्तुओं या फिर संख्याएं कह सकते हैं, तो mn वस्तुओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना। व्यवस्थित या फिर क्या कह सकते हैं, प्रदर्शित करना। करना ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। यानी अव्यू का मतलब क्या होता है, आयताकार, और व्यू का मतलब क्या है, व्यू का मतलब है चित्र प्रदर्शित करना, या फिर इनको आयताकार रूप में कोई भी वस्तुओं को या संख्याओं को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, अव्यू, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे। अब यहां पे इनके संकेत क्या हैं उनको भी लिख लेते हैं कि अव्यू के क्या संकेत हैं या किस रूप में इनको प्रदर्शित करते हैं। संकेत होगा आयताकार रूप में, ये बड़े ब्रैकेट होगा, या इसको छोटे कोष्ठक के रूप में भी लिखा जाता है, और या इनको इस रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ज्यादातर हम इन ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। यह अवयव के संकेत हैं, इस रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि जो अवयव होता है, अवयव के अंदर कैसे संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, और इसमें अवयव क्या होते हैं, इसकी कोटि क्या होती है, उनको भी समझेंगे। अब इसका जो व्यापक रूप है, वो व्यापक रूप क्या होता है विद्यार्थियों, व्यापक रूप का मतलब क्या है, इसको ए से बी सी डी किन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट होगा, और इसमें होगा ए आई जे, क्या होगा विद्यार्थियों, ए आई जे, और बार होगा m गुणा n। इनको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है विद्यार्थियों। यहां पे ये व्यापक रूप का मतलब क्या होगा, ये अवयव को ए बी सी डी यहां पे से प्रदर्शित किया जाता है, और बड़े ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या होगा, ए अवयव होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, अवयव। यह है अवयव, या इसको क्या कह सकते हैं, तत्व। और आई क्या होगा, आई का मतलब क्या होगा, यहां पे पंक्ति होगी। पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, उनको भी डिटेल में समझेंगे। और जे क्या होगा, जे यहां पे होगा स्तंभ होगा, कॉलम। ये तो होगा रो, पंक्ति, और ये क्या होगा, ये होगा कॉलम। अब यहां पे m गुणा n क्या है विद्यार्थियों, यहां पर m गुणा n, यानी m तो क्या है, पंक्तियों की संख्या। m क्या होगा, m बराबर पंक्तियों की संख्या, और n होगा, वो होगा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। m पंक्तियों की संख्या होगी, n क्या होगा, स्तंभों की संख्या होगी। यह हो गया इसका व्यापक रूप। और ए आई जे को अवयव या तत्व कहते हैं। आई यानी रो होगा, पंक्तियां, यानी कौन सी पंक्ति होगी, जे क्या होगा, स्तंभ होगा या कॉलम, m क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, n क्या होगा, स्तंभों की संख्या। अब यहां पे समझते हैं कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं।
और उनसे पहले आप ये समझोगे कि यहां पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कहां पे उपयोग है दैनिक जीवन में। जो मैथमेटिक्स में उनका उपयोग है वो क्या है, रैखिक समीकरणों को हल करने में, रैखिक समीकरण होती हैं उसको हल करने में भी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। फिर अन्य गणितीय समस्याओं को हल करने भी क्या करते हैं, मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में क्या होगा, इमेज प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स में यानी ग्राफ बनाने में भी मैट्रिक्स का उपयोग होता है, और अन्य एल्गोरिदम में भी इसका उपयोग होता है। और अब भौतिकी में कैसा प्रयोग होगा, क्वांटम यांत्रिकी में इसका प्रयोग होता है, और अन्य भौतिकी के क्षेत्रों में भी इनका उपयोग होता है मैट्रिक्स का। बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में क्या होगा इनका उपयोग, आर्थिक मॉडल बनाने में और डेटा विश्लेषण में भी इनका उपयोग होता है, यानी डेटा एनालिसिस में भी इनका उपयोग होगा। और सांख्यिकी में क्या होगा, डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग में भी इनका उपयोग होता है। ये बेसिक हैं जो क्या है आपको दिमाग के अंदर रखना है कि मैट्रिक्स का दैनिक जीवन में कहां पे उपयोग है। ठीक है, अब यहां पे समझ रहे हैं कि पंक्तियां क्या हैं, स्तंभ क्या है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, तत्व या अवयव कह सकते हैं वो क्या है, उसका ऑर्डर क्या है यानी क्रम या कोटि क्या है। चलो सबसे पहले समझते हैं पंक्ति क्या होती है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स होगा और इसमें जो पंक्ति होगी ना वो क्या होगी, यानी दाएं से बाएं की तरफ होगी वो पंक्ति होगी। जैसे क्षैतिज रूप में व्यवस्थित या क्षैतिज रूप से व्यवस्थित संख्याओं की एक पंक्ति होती है, यानी क्षैतिज रूप में हॉरिजेंटल। अब स्तंभ किसे कहेंगे, स्तंभ किसे कहेंगे, जैसे ये पंक्ति एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं। और स्तंभ किसे कहेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित संख्याओं को क्या कहेंगे, यानी संख्याओं की एक पंक्ति होगी ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में होगी, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्तंभ। तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गए स्तंभ, और ये क्या होंगे, ये होंगे पंक्ति। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं कि तत्व क्या होंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, उसमें ए बी और सी और यहां पे डी ई और एफ, ये संख्याएं ऐसे व्यवस्थित की गई है आयताकार रूप में, तो तत्व किसे कहेंगे, इनके अंदर जो ए बी सी डी ई और एफ को क्या कहेंगे, इसको या तो अवयव कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, तत्व। यही क्या है, ए बी सी डी ई एफ क्या है, तत्व या अवयव हैं। मैट्रिक्स में मौजूद प्रत्येक संख्या को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का तत्व कहा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर यानी आयताकार रूप के अंदर जो भी संख्याएं मौजूद हैं उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे तत्व या अवयव कहा जाता है। अब इसका क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, या फिर इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है, यानी अवयव की कोटि। मैट्रिक्स के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को इसका क्रम या कोटि कहा जाता है। जैसे 3 गुणा 3 की, यहां पे 3 गुणा 3 का मतलब क्या है, यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आप क्या बता सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 ही पंक्तियां हैं, तो यहां पे पंक्ति हो गई 3 गुणा स्तंभ कितने हैं, स्तंभों की संख्या आप यहां से देख सकते हैं कि स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3, यानी यहां पे 3 m गुणा n, तो m बराबर 3 है, n बराबर भी 3 है, तो 3 गुणा 3 ये क्या बन गई, 3 गुणा 3 क्रम की क्या बन गई, कोटि बन गई। क्या बन गई, कोटि। यानी इसका सूत्र क्या बनेगा कोटि का, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। चलो यहां पे, और या फिर आप क्या कह सकते हैं m गुणा n। m गुणा n क्या, m क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो
ऑर्डर किसे बोलेंगे? मैट्रिक्स के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का जो गुणा है उसको क्या बोलेंगे? गुणे को ही बोलेंगे क्रम या कोटि। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं अलग अलग कि इसमें इनकी कोटि या अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, उनको समझते हैं। पहले तो व्यापक रूप में आप ये भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं कि ये कोई ऐसी मैट्रिक्स है, इसमें अवयव क्या हैं? अवयव अलग अलग कुछ मान ही लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ये मैट्रिक्स हैं, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है, इसकी कोटि कितनी है। तो इसकी कोटि का पूछे तो फिर क्या बता पाओगे आप कि इसकी कोटि, या फिर क्या कह सकते हैं इनका जो क्रम है वो क्या है? m गुणा n। यानी इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 और 3, यानी यहां पे क्या लिखोगे? 3। स्तंभ भी कितने? 3 है, तो यहां पे इसकी कोटि बनेगी वो क्या बनेगी? 3 गुणा 3 की। क्या बनेगी? 3 गुणा 3, ये हो गई इसकी कोटि। अब मुझे ये बताइए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बनेगा? अवयवों या फिर कह सकते हैं तत्वों। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी? mn। mn का मतलब क्या है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मान आएगा वो होगा, यानी 3 गुणा 3, यानी कितना होगा? इसका गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? 9 अवयव होंगे। कितने होंगे? 9 अवयव होंगे। ये तो बातें हो गई कि इसमें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात होगी और इसकी कोटि क्या होगी। अब यहां पे बात आती है कि यदि इसमें अवयव दिए गए हो और आपको कोटि बतानी है कि कोटियां कितनी संभावित कोटियां हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे एक यहां पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है? यहां पे मान लेते हैं 12 हैं। तो संभावित कोटियां क्या होगी? तो संभावित कोटियां क्या होगी, बताइए क्या होगी? यानी आपको इसमें अवयव दिए हैं, क्या दिए हैं? अवयव दिए हैं, और आपको क्या बताना है? इसकी संभावित कोटियां बतानी है। बहुत सिंपल होगा। यहां पे जो 12 दिखे दे रहे हैं, इसके आप क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। तो इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे कि 12 गुणा 1 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और इसमें कह सकते हैं कि 1 गुणा 12, 12 गुणा 1, या फिर 1 गुणा 12। और क्या कर सकते हैं? और हो जाएगा 2 गुणा 6, या फिर 6 गुणा 2। चलो ये भी कोटियां हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, या 4 गुणा 3। और कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा, यानी जो 12 के जो फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे, उनसे ही आप कोटियां बता सकते हैं। तो संभावित कोटियां कितनी हो गई कि 12 गुणा 1 हो गई, यानी 12 गुणा 1 का मतलब क्या हो गया? 12, यानी पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 12 होगी, लेकिन स्तंभ कितना बनेगा? 1 बनेगा, स्तंभ 1 ही बनेगा। और या फिर 1 गुणा 12, 1 गुणा 12 का मतलब क्या है? पंक्ति 1 होगी और स्तंभ 12 होंगे, या 2 पंक्तियां होंगी 6 स्तंभ होंगे, या 6 पंक्तियां होंगी 2 स्तंभ होंगे, या 3 पंक्तियां होगी 4 स्तंभ होंगे, और या क्या हो सकता है? 4 पंक्तियां होगी 3 स्तंभ होंगे। यानी इनके जो गुणनखंड करोगे, क्या करोगे? गुणनखंड। और वो गुणनखंडी क्या होंगे? इनकी कोटियां होगी। क्या होगी? इनकी कोटियां होगी।
यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 17 ले रहे हैं तो 17 के संभावित कोटियां क्या होगी? 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 अवयव हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर अवयव के अंदर 17 क्या हैं? अवयव हैं, तो इसकी संभावित कोटियां क्या बन सकती हैं? 1 गुणा 17 और या फिर 17 गुणा 1। केवल ये दो ही संभावित कोटियां होगी। अब कोई भी संख्या आपको दे या अवयवों की संख्या दे तो आप संभावित कोटियां ज्ञात कर सकते हैं। अब और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। यदि यहां पे कोई मैट्रिक्स और ले लेते हैं, यहां पे A, B, C, D, E और F। सबसे पहले इसमें पंक्तियां कितनी है? 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ 3 है, यानी 2 गुणा 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। अब इसमें अवयवों की संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कोटि पूछे तो क्या होगी? पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है, ठीक है। और इसके गुणा करोगे तो 6 आएंगे, वो क्या होगा? अवयवों की संख्या होगी। अब यहां पे बात आ रही है कि यदि इसमें इसका और व्यापक रूप में पूछे तो फिर क्या होगा? व्यापक रूप का मतलब क्या है? जैसे मैं A बराबर कोई मैट्रिक्स यहां पे ले लेता हूं, A11, A12, A13। A11 और A12 और A13 का मतलब क्या? पहली पंक्ति और यहां पे पहला स्तंभ का अवयव होगा। A12 का मतलब क्या है? A12 का मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। और क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा A21, A22, A23। अब यहां से आप क्या बता सकते हैं कि यदि इसमें आपको कौन सा अवयव पूछे, यदि अवयव पूछा जाए कि हमें A22 अवयव बताइए, A22 अवयव बताइए, तो आप इनसे तुलना करके कैसे बताओगे? तो ये अवयव कौन सा होगा? A22 होगा, यानी E होगा। क्या होगा? E। यदि इसमें A13 पूछे तो फिर तुलना करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा अवयव है। कौन सा अवयव होगा? C होगा, यानी ये होगा। यानी आपको मैट्रिक्स के अनुसार अवयव पूछ सकते हैं कि कौन सा अवयव क्या होगा या कहां पर होगा। यदि आप ऐसे करोगे तो ये दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोटि समान। तब संगत अवयवों को लेना है। कौन से अवयवों को लेना है? संगत अवयवों को। संगत अवयव, ठीक है। अब यहां पे आपको और क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में? इसकी जोड़ कैसे करेंगे? 2 मैट्रिक्स दिया है, जोड़ कैसे करोगे? उसका घटाव कैसे करोगे? उसका गुणा कैसे करोगे? उनको भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन उनसे पहले मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। अब यहां पे बात आती है विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्सों की। तो पहला क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यानी एक ही पंक्ति होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति क्या होगी? एक ही होगी। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल ही समझेंगे। इसकी परिभाषा यहां पे दी गई है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यदि यहां पे मैं अवयव ले रहा हूं, 2 अवयव, अब इसकी पंक्ति कितनी है? 1, और स्तंभ भी कितने? 1। तो ये भी क्या कहलाती हैं? ये भी क्या कहलाती हैं? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती हैं। और क्या हो सकता है? अगर 1 गुणा 1 में 2 गुणा 2 में ले तो क्या होगा? यानी 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पंक्ति मैट्रिक्स दिखाई दे रही है क्या आपको? इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी बन रही है? 2 बन रही है विद्यार्थियों। यहां पे ये नहीं होगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी दूसरा बनाते हैं यहां पे। तो कौन सी होगी? यहां पे आपको पंक्ति केवल और केवल एक ही रखनी है, तो यहां पे 1 2 ये भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? 1 गुणा 2। 1 गुणा 2 का मतलब क्या है? पंक्ति 1 है, स्तंभ 2 है,
और क्या कह सकते हैं, बहुत सारे आप ले सकते हैं, 1 2 3 संख्या यहां पे दूसरी भी आ सकती है, चेंज भी, लेकिन इसको आप क्या लिखोगे, 1 गुणा 3। 1 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया, पंक्ति 1 होगी, स्तंभ कितने होंगे, 3 होंगे। चलो शॉर्ट में आप क्या लिखोगे, यानी इन सब को आप ये लिख सकते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर यहां पे क्या होगा, मैट्रिक्स, और फिर क्या होगा, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। लेकिन जो एम होगा ना वो हमेशा एक होगा, एन कुछ भी हो सकता है, एम होगा वो हमेशा कितना होगा, एक। क्यों, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स की बात हो रही है, केवल एक पंक्ति होगी तो एम बराबर एक होगा। एन क्या है, एन कुछ भी हो सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी। ये तो बात हो गई पंक्ति मैट्रिक्स की, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और इसमें अवयव कुछ भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बातें हो गई पंक्ति मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स की। स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें केवल एक ही क्या हो, स्तंभ हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इनको आप चेंज कर लो, इनको आप चेंज कर लो तो क्या बन जाएगा, मान लेते हैं इसमें अवयव कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं यहां पे 4 ले लेते हैं, 1 into 1, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया इनका। और क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल ले लीजिए। पंक्तियां तो कितनी बोल सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होगा, यहां पे 3 और 4 ऐसे ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 1 बन जाएगा, यानी 2 पंक्तियां हैं एक स्तंभ में। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनस का 2, माइनस का 5, प्लस का 4 ले लीजिए, यानी ये क्या होगा, 3 into 1 होगा, क्या होगा, 3 into 1। केवल स्तंभ कितने हैं, केवल स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, पंक्तियां कुछ भी हो सकती हैं, यानी इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी आप क्या लिखोगे, इसका व्यापक रूप ए बराबर ए आई जे, और यहां पे क्या होगा, m गुणा 1, m गुणा 1। पंक्तियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ कितना होगा, एक होगा, यानी m बराबर तो एनी कुछ भी हो सकता है, और n होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी ये क्या बन गया, स्तंभ मैट्रिक्स बन गया। यानी ऐसा मैट्रिक्स या अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां कुछ भी हो सकती हैं। छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं ना उनमें छोटा क्वेश्चन बनता है कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। तो यहां पे समझ लेते हैं वर्ग मैट्रिक्स को, समझ लेते हैं वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। यानी आप इनको भी क्या कह सकते हैं भाई, 1 into 1 है, 1 into 1 है, लेकिन पंक्ति और स्तंभ है तो बराबर, जी हां बराबर है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4, क्या इसमें पंक्तियां 2 हैं, जी हां, स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। और क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 ही पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ हैं। तो आप इसको व्यापक रूप में क्या कह सकते हैं कि ए बराबर यदि ए आई जे, और यहां पे क्या कह सकते हैं, या तो m इंटू एन लिख लो, यहां पे ये बराबर होंगे दोनों, या तो आप m गुणा m भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि m बराबर हमेशा क्या होगा, n होगा। या आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर ए आई जे और n गुणा n, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये होगा वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम समझेंगे शून्य मैट्रिक्स के बारे में।
शून्य मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी तत्व क्या हो, शून्य हो। सभी तत्व शून्य होंगे। सभी तत्व शून्य का मतलब क्या है, चाहे इसमें कोटि कोई भी हो, प्रत्येक अवयव आपको शून्य दिखाई देगा। तो इनके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि क्या है इसके एग्जाम्पल। अब समझते हैं शून्य मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं अवयव। शून्य अवयव का मतलब क्या हो गया, इसमें ये 0 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 कोटि का हो। चाहे और कुछ भी लिख सकते हैं कि यानी यहाँ पे 0 0 0 और 0, यानी ये 2 इंटू 2 कोटि का हो गया। और कोई भी कोटि हो सकती है इसमें, यहाँ पे 0 0 0, प्रत्येक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, यानी 3 गुणा 3। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, शून्य मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। और कौन सा है, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, एक वर्ग मैट्रिक्स, यानी विकर्ण मैट्रिक्स कौन सी होती है, वर्ग मैट्रिक्स होती है, जिसमें विकर्ण के अलावा सभी तत्व शून्य होते हैं। यानी समझते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव यानी यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे यहां पे 1 0 और 0, यहां पे 2 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कोटि का। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा विकर्ण होगा, यानी ये है विकर्ण, ये है विकर्ण। तो विकर्ण के अलावा शून्य अवयव शून्य होंगे सभी। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 3 इंटू 3 कोटि का ले लीजिए, यहाँ पे 2 0 0 0 और 3 0, यहाँ पे 0 0 4, ये भी क्या है, 3 इंटू 3 कोटि का है। लेकिन विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। ये विकर्ण है और विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स। अब है सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें aij बराबर होता है aj, अर्थात मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होती हैं। ट्रांसपोज क्या होता है विद्यार्थियों, यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांसपोज क्या होता है या सममित क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक यहां पे है सममित, सममित अवयव की बात हो रही है। सममित अवयव का मतलब क्या है, इसमें aij बराबर क्या होगा, aj। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप यहां पे मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 और फिर क्या ले लेते हैं 2 और 3, ये a बराबर कोई मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। इसका यदि आप ट्रांसपोज करोगे, यानी a की पावर t, या इसको आप a की पावर डैश कह सकते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं परिवर्त। क्या बोलते हैं, परिवर्त। परिवर्त का मतलब यह होता है कि सब पंक्तियों को आप स्तंभ में बदलो और स्तंभों को पंक्तियों में बदलो। तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा विद्यार्थियों, फर्स्ट जो पंक्ति है ना वो स्तंभ बना दो, या फर्स्ट स्तंभ में वो ऐसे, ये फर्स्ट स्तंभ में पहली पंक्ति बना लो, यानी 1 2, सेकंड स्तंभ में सेकंड पंक्ति बना लो, यानी 2 3। क्या ये कुछ ऐसा a की पावर t या परिवर्त करने पर a बराबर a की पावर t प्राप्त हुआ, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, परिवर्त, या सॉरी यहां पे सममित मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनमें सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर उनके मान में या फिर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो सममित मैट्रिक्स मतलब इसमें aij बराबर aj, i किस में कन्वर्ट हो गया, j में, और j किस में कन्वर्ट हो गया, i में। अर्थात
मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होती हैं, यानी ए बराबर ए डैश होता है, उसी को क्या बोलेंगे? सममित अवयव बोलेंगे। अब तिरछा सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या फिर इसको विषम सममित अवयव भी कहा जाता है। चलो इनको समझते हैं, यहीं पे इसको क्लियर ही कर देते हैं। ज्यादा कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चलो इनको छोड़ो यहां तक। अब यहां पे बात आ रही है, वो किसकी आ रही है विद्यार्थियों? यहां पे बात आ रही है तिरछा सममित या विषम सममित अवयव की। तो क्या होता है विषम सममित अवयव? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? चलो देखते हैं क्या होता। गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। चलो हो रहा है तो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब है तिरछा सममित, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? विषम सममित। विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव का मतलब क्या हो गया कि यदि ए आई जे है ना, उनका आप ट्रांसपोज करोगे, यानी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे, तो वो नेगेटिव चिन्ह के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? नेगेटिव चिन्ह के बराबर। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ए आई जे है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? माइनस ए जे आई के बराबर कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये माइनस का जे और फिर आई इसके बराबर आएगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं क्या होगा। यदि a बराबर 0 -1 और 1 और यहां पे 2 ले लेते हैं। चलो अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि यदि आप a की पावर t करोगे या a की पावर डैश करोगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां पे प्राप्त होगा कि पहला जो स्तंभ है ना, वो पहली पंक्ति में कन्वर्ट करो, यानी 0 1। दूसरा स्तंभ में दूसरी पंक्ति में कन्वर्ट करो, जी हां ये हो गया। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? यदि आप माइनस कॉमन ले तो इसमें क्या बनेगा? यदि इसमें माइनस कॉमन ले तो फिर क्या बनता है? क्या बनेगा यहां से विद्यार्थियों? चलो यहां पे भी माइनस लेना पड़ेगा, क्या यहां पे भी माइनस लगा लेते हैं यहां। अब माइनस इसमें आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 0 -1 और ये बनेगा 1 और ये 2। क्या बनेगा? 1 और 2। चाहे माइनस इसमें कॉमन लो या फिर न लो, माइनस को छोड़ ही देते हैं इसमें, यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं। ठीक, ओके, क्या काम बन जाएगा इनसे देख लेते हैं। यदि यहाँ पे a बराबर क्या है? 0 -1 1 और 2 है, और a डैश क्या होगा? यहाँ पे इनकी पहली पंक्ति है उनको स्तंभ बदल दिया पहले में, और दूसरी पंक्ति है उनको दूसरे स्तंभ में बदल दिया। दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस, तभी तो वापस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। क्या हो जाएगा इनसे? या फिर यहाँ पे कुछ भी दूसरी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, चलो ज़्यादा नहीं है तो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे 0 लेके कर लेते हैं। चलो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, चेंज करोगे तो यहाँ पे 0। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? कोई माइनस लिया, अब इसमें क्या होगा? ये वाला मैट्रिक्स है वो माइनस कॉमन लेने पर ये मैट्रिक्स वापस क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है, यानी ये हो गया -a। यदि a और जो a डैश होगा ना, जो a डैश है वो -a के बराबर आए, यदि a डैश आप करोगे वो -a के बराबर आ रहा है, उसको क्या बोलोगे? विषम सममित अवयव या फिर तिरछा सममित अवयव भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा
एनालिसिस करके यहां पे रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो ये विषम सममित अवयव कहलाएगा। केवल आपको इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि a डैश बराबर माइनस a आ जाए तो फिर वो विषम सममित अवयव कहलाता है, यानी ये होगा। और कौन सा होगा इसमें? और है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स का मतलब एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण पर सभी तत्व समान होते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, और क्या कह सकते हैं, और इसमें कह सकते हैं कि पहचान मैट्रिक्स क्या होगा। इन तीनों को एक साथ में इनका एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, समझते हैं इनको। सबसे पहले तो विकर्ण मैट्रिक्स आपने पहले पढ़ा होगा, विकर्ण अवयव। फिर क्या है, विकर्ण अवयव हो गया। फिर क्या होगा, अदिश अवयव। कौन सा अवयव विद्यार्थियों? अदिश अवयव। और फिर हैं वो हैं पहचान, या इसको कह सकते हैं तत्समक। क्या कह सकते हैं? तत्समक या इकाई, मात्रक भी कह सकते हैं, यूनिट। यानी ये इतने प्रकार के अवयव ये एक ही नाम से जाने जाएंगे। अब यहां पे विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, आपने एग्जांपल लेके भी समझा। यानी विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे। विकर्ण में आपने क्या पढ़ा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे या तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। चलो यहां पे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं क्या होगा। यहां पे जैसे 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, यहां पे फॉर कुछ भी ले सकते हैं। ये 3 इंटू 3 कोटि का एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का मतलब यहां पे विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है कि डायरेक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ए आई जे है ना, ए आई जे वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। वो क्या है, वो जीरो नहीं होगा। किस कंडीशन में जीरो नहीं है, किस कंडीशन में, जब यहां पे आई और जे बराबर है, आई बराबर जे। आई बराबर जे का मतलब क्या है, ये किस स्थिति पर है, ये A11 पर या A22 पर और A33 पर। AIJ जीरो नहीं होगा, यानी कुछ संख्याएं होगी जब आई और जे बराबर हैं, यानी A11 A12 A33, यहां पे A11 A22 A33, इस स्थिति पर जो भी अवयव है ना वो शून्य नहीं होंगे। और क्या कह सकते हैं कि AIJ शून्य होंगे, यानी AIJ वा अवयव शून्य होगा। कब होगा, जब आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां ये A12 पर हैं तो अवयव शून्य है, A13 पर हैं तो अवयव शून्य है। बहुत सारे सभी अवयव लिख सकते हैं इनके बारे में। क्या यहां तक समझ में आ चुका है? यदि ये दोनों बराबर हैं यानी ये अवयव क्या हैं, शून्य नहीं है, ये अवयव शून्य नहीं है। लेकिन ये अवयव शून्य हैं कब, जब आई और जे बराबर नहीं है, यानी ऐसे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। इसमें आप क्या कह सकते हैं, अदिश अवयव किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, अदिश अवयव का मतलब एक विकर्ण मैट्रिक्स अवयव जिसमें विकर्ण पर सभी तत्व समान होते हैं। इसमें तो क्या थे, इसमें ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश में क्या नाम दे दिया कि ये अवयव समान होंगे। जैसे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, यहाँ पे हैं यदि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि विकर्ण पर जो भी अवयव है ना वो क्या है, एक समान है, समान है। अवयव क्या है, समान है, उसको अदिश अवयव कहा जाता है।
तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि ए आई जे बराबर नहीं होगा 0। ए आई जे बराबर नहीं होगा 0 किस कंडीशन में? जब आई और जे बराबर हो, आई और जे बराबर हो। और क्या कह सकते हैं? क्या ये भिन्न भिन्न होंगे? नहीं। तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं? आई और जे ये क्या है? बराबर हैं। लेकिन आप क्या कह सकते हैं? A11 बराबर होगा A12, यहां पे सॉरी A22, और बराबर होगा A33, और उसको आप ये K मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? K मान सकते हैं। यानी आई और ए आई जे 0 नहीं होगा तो कौन सा अवयव होगा? आई और जे बराबर होगा ना, वो सभी अवयव समान होंगे। चाहे 2 है तो 2 होगा, √3 है तो √3 होंगे, माइनस में है तो सब तीनों ही माइनस में होंगे, 2 है तो दोनों माइनस में होंगे। यानी ये कंडीशन बनती है अदिश की। जी हाँ, पहचान या तत्समक या इकाई या मात्रक या यूनिट अवयव किसे कहते हैं? यानी ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें, अदिश का मतलब क्या हुआ? सभी अवयव समान है। विकर्ण में क्या था? विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य थे, ठीक है, पर विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अदिश में क्या है? एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण पर सभी तत्व या अवयव समान होंगे। विकर्ण मैट्रिक्स तो है लेकिन विकर्ण पर सभी अवयव समान होंगे, चाहे कैसे भी हो। और पहचान मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण पर सभी तत्व एक होते हैं। इकाई का मतलब क्या हुआ? एक होगा। यानी ए बराबर क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी ये भी 3 इंटू 3 कोटि का है, ये भी 3 इंटू 3 कोटि का है, लेकिन विकर्ण पर आप क्या देख पा रहे हो? सभी अवयव क्या हैं? एक हैं, इकाई हैं। तो वो तत्समक, पहचान, इकाई या मात्रक अवयव कह सकते हैं इनको। यहां पे कंडीशन क्या बनेगी कि ए आई जे बराबर नहीं है 0? जी हां नहीं है। आई बराबर है जे, यानी A11 है, A22 है या A33 है, तो वो सब क्या होंगे? K नहीं होगा, वो एक होगा, इकाई होगा। क्या होगा? इकाई होगा। अब मुझे यहां पे ये बताइए कि क्या आप पहचान अवयव को अदिश अवयव कह सकते हैं? जी हां। यानी तत्समक अवयव है ना, उसको आप अदिश अवयव कह सकते हैं। क्या अदिश अवयव को आप विकर्ण अवयव कह सकते हैं? जी हां, कह सकते हैं। अदिश अवयव को आप विकर्ण अवयव कह सकते हैं, और पहचान अवयव को आप अदिश अवयव कह सकते हैं, या पहचान अवयव को आप कौन सा अवयव कह सकते हैं? विकर्ण अवयव कह सकते हैं। और कौन सा है? और हैं ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स या नीचे त्रिकोणीय मैट्रिक्स। यानी अब ये क्या होता है? ये भी एक मैट्रिक्स के प्रकार हैं, तो समझते हैं ये क्या होगा विद्यार्थियों। ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां और स्तंभ समान होंगे, जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है ये। यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं क्या होगा। यहां पे त्रिकोणीय की बात हो रही है। त्रिकोणीय का मतलब क्या बनेगा? ये त्रिभुज जैसा बनेगा, यानी ऐसा मैट्रिक्स होगा जो त्रिभुज के जैसे होगा। तो कैसे समझते हैं इनको? इसकी क्या प्रॉब्लम है? कुछ न कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी तत्व क्या होते हैं? शून्य। विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं। और विकर्ण के नीचे के तत्व यानी कौन से बनेंगे? समझते हैं। ए बराबर यहां पे 1 2 3, और क्या कह सकते हैं यहां पे ले लेते हैं 4 5, और यहां पे 6, यहां पे 0 0 और 0। ये 3 इंटू 3 कोटि का है।
अब यहां पर क्या है इसकी परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण के नीचे, विकर्ण पहले बना ही लेते हैं यहां पे कि कौन सा विकर्ण है यहां पे, ये रहा विकर्ण, ये रहा विकर्ण। इसका कलर चेंज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसकी, ये लो, चलो ये रहा, ये विकर्ण है। और विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव है ना वो क्या है, शून्य है। यानी ये अवयव सब त्रिभुज के रूप में बन रहे हैं। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्या हैं, शून्य हैं। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, ये कहलाएगा ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स। तो कैसे याद रहेगा, ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या हैं, शून्य नहीं है। विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य नहीं है। यदि इसको विपरीत किया जाए, यानी इसको विपरीत किया जाए कि ये अवयव नीचे लिया जाए, ये उनको ऊपर, यानी इसको ऐसे विपरीत किया जाए तो क्या बनेगा, नीचे त्रिकोणीय मैट्रिक्स या निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है इसको। क्या होता है कि एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या हो, शून्य होते हैं। इनके भी एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बी बराबर मैट्रिक्स मान लेते हैं और इनको घुमा देंगे ऐसे, तो क्या होगा कि ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, यहाँ पे ले लीजिए 5 6, ये ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये रहा मैट्रिक्स का विकर्ण, और विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही विद्यार्थियों, ये है विकर्ण। विकर्ण के ऊपर जितने अवयव बनेंगे या हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। ये हमारी जितनी प्रकार की मैट्रिक्स थी उनका एनालिसिस किया। अब हम पढ़ेंगे इनका मैट्रिक्सों का योग कैसे होगा, यानी 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स होगी उनका योग क्या होगा, उनका गुणा कैसे होगा, उसका घटाव कैसे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे उनका मैट्रिक्सों का जोड़, घटाव, गुणा। तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए बताइए।